स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, हमारी डे बाय डे जो सिलेक्शन सीरीज हो रही है वह बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं। साथ ही उन क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए मैथ वाले पोर्शन से एकदम निश्चिंत हो जाइए और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अभी तक आपने इतनी जो क्लासेस ज्वाइन की हैं, लगभग 25 क्लास तो आपने देख ही ली होंगी, तो उस क्लासेस के बाद आपके मैथ वाले पोर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका, यानी कि आपके रिजल्ट पहले से बेहतर हुए भी हैं या नहीं। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता, आपने जरूर अपने मैथ वाले पोर्शन में काफी कुछ सुधार किया होगा। तो चलिए इस सुधार को बरकरार रखते हैं और आगे हमें और भी सुधार करना है, क्योंकि हमारा टारगेट है 20 में से 20 ही क्वेश्चन सही करना है, यानी 20 क्वेश्चन के बदले जो 40 नंबर मिलने हैं वह हमें पूरे के पूरे चाहिए है। ठीक है ना? तो देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके जीडी में आने वाला क्वेश्चन है ना, आते हैं इस प्रकार के, इसलिए आपको स्पीड के साथ ये बनाने आने चाहिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपए है, यानी 1690 रुपए में वस्तु को बेचा है। 35% की छूट दी गई है। छूट दी गई है, कितनी दी गई है छूट? छूट दी गई है 35%। 35% की आपको बना लेनी है भिन्न। 35% का मतलब होता है 5 से कट रहा है ना, आप ऐसे बनाते हैं भिन्न। 35% हटाओगे नीचे आता है 100, काट लो, 5 से जाएगा 7 बार, 5 से जाएगा 20 बार, ये होती है भिन्न। तो ये आपको बड़ी तेजी से आना चाहिए, देखते ही आपको, ताकि मालूम चल जाए। अब छूट मिलती किस पे है? छूट मिलती किस पे है? डिस्काउंट मिलता किस पे है? तो डिस्काउंट मिलता है अंकित मूल्य पर, इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस। यानी कि ये जो 20 रुपए है ये हो गया आपका मार्केट प्राइस। 20 रुपए पर 7 रुपए की छूट दी जाती है। 7/20 का मतलब यही है, ये हमें क्या दिया है? छूट का प्रतिशत। छूट किस पे मिलती है? मार्केट प्राइस पर। छूट यानी कि बट्टा। डिस्काउंट का जो आधार होता है, किसके आधार पर डिस्काउंट मिलता है? मार्केट प्राइस के आधार पर। तो 20 रुपए वाली वस्तु पर 7 रुपए की छूट दी जाती है, यानी वस्तु को बेचा जाता है 13 में। बेचा जाता है मतलब सेलिंग प्राइस। तो उनके हिसाब से विक्रय मूल्य दिया है 1690, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य हो गया 13। चाहिए क्या है? हमें चाहिए है वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि हमें चाहिए है 20। 13 से 13 बार में जाएगा, 13 ही 13 में 169, शून्य का शून्य, 13 दूनी हो गया अपना 26 और 2 शून्य का 200, आंसर हो जाएगा अपना 2600। ठीक है ना? चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो सबसे पहले तो इसको उठा लो आप। 70%, 70% इसका मतलब होता है 7/10। भिन्न बनाने से होता क्या है कि डाटा जो है छोटा हो जाता है, छोटी संख्याएं आ जाती हैं कैलकुलेशन में। अब 70 का पहाड़ा पढ़ना आसान है कि 7 का, तो आप कहेंगे 7 का, इसलिए भिन्न बनाते हैं। यानी कि अगर कुल वस्तु 10 है, तो 10 में से उसने पहले बेची है 7। 10 में से पहले कितनी बेची है? 7। 70% का मतलब ये है, तो हमने उसकी भिन्न बना ली। अब उसने कहा कि 7 वस्तुओं को उसने कैसे बेचा है? उसने बेचा है 20% के लाभ पर। 20% के लाभ पर। तो एक वस्तु पर अगर उसने 20 रुपए कमाया होगा, 20% कमाया होगा, यहां आपको प्रतिशत लगाना है तो लगा सकते हैं, तो पूरी 20 वस्तु मतलब एक वस्तु पर 20%, तो ऐसी 7 वस्तु बेची है, तो 20 सत्ते कितना हुआ? यानी 140% आप क्या कमा लेंगे? लाभ। उसके बाद उसने कहा है शेष वस्तु को, तो 10 में से 7 तो हमने बेच दी, अब कितनी वस्तु बची है? 3। यानी कि 3 वस्तु को कैसे बेचा है उसने? 10% की हानि पे, तो यहां लिखोगे 10% हानि। हानि है इसलिए आपको यहां माइनस लगा देना है, ताकि आपको याद रहे कि ये हानि है। हानि जुड़ती थोड़ी है, हानि तो घटती है। तो 10 या 30, 30% का आपको लग गया है घाटा। 30% का आपको लग गया है घाटा।
यानी 140 कमाया 30 का नुकसान हो गया, तो सभी वस्तुओं से आपको मिलेगा टोटल 110%। प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है, लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, प्रतिशत प्रतिशत सब जगह कैंसिल हो गया है ना। और क्योंकि लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, प्रतिशत में आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और ये टोटल कितनी वस्तुएं हैं, टोटल कितनी वस्तु है 10, यानी 10 वस्तु पर आपको कितना लाभ होगा, टोटल ये लाभ ही है। 140 के लाभ में से 30 की हानि हो गई, तब भी आपको 110 रुपए का लाभ होगा कि नहीं। तो 10 वस्तु पे 110 रुपए का लाभ, तो हमें बताना है एक ही वस्तु का, है ना, हमें बताना है एक ही वस्तु का। तो 110 बटे 10, शून्य से शून्य गया, बच गया यहाँ 11, यानी कि लास्ट में आपको जो लाभ हुआ है वह हुआ है 11% का सभी वस्तुओं पर। तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो कुल लाभ प्रतिशत है 11, हर एक वस्तु पे 11% का लाभ हुआ है, यही हमारा आंसर है। समझ रहे ना बात को, 70% से भिन्न बना लेना है। 7 वस्तु 20% के लाभ पर, हर एक वस्तु 20% का लाभ देगी, तो 7 वस्तु मिलके 140 का। एक वस्तु पे 10 की हानि है, तो 30 वस्तु पे 30 की होगी, तो ओवरऑल 110% का लाभ हुआ है 10 वस्तु पे। बताना होता है हमेशा एक वस्तु का। 10 वस्तु का 110%, एक वस्तु का 11% आपका लाभ हो गया। चलिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो सिंप्लीफिकेशन का हमें नियम मालूम होना चाहिए। क्या नियम है हमारा, क्या नियम है हमारा, हमारा नियम है बोर्ड मास, यानी हमें बोर्ड मास पता होना चाहिए। BODMAS, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी कि का, डी से डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और ए से एडिशन हो गया, एस से सब्ट्रैक्शन हो गया यानी कि घटाना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप चाहें तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, तो लो ब्रैकेट हो गया अपना 27 गुणा 50 लिखा ही है, भाग मतलब इसके नीचे आ जाएगा 25, ठीक है ना, यहाँ 50 है, सॉरी यहाँ पर है 50, ये 27 गुणा 50 नीचे आ जाएगा, भाग मतलब बटे में लिखना 25, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि पहले आप उसको गुणा कराने बैठ जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो इतना हम पहले इतना पोर्शन यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 25 से गया 2 बार, 25 दूनी 50, तो 27 दूनी आ गया 54 गुणा, अब देखते ही गुणा नहीं कर देना है क्योंकि यहां भी ब्रैकेट है, यहां भी ब्रैकेट है। तो 15 में से 14 गया, बच गया अपना 1, और 1 गुणा 5, क्योंकि ब्रैकेट से निकलेगा तो पहले गुणा होगा, तो 5 1 5 यहाँ आ गया अपना, है ना। और उसके बाद बाकी का पोर्शन ये रहा धन धन, और यहाँ ये डिवाइड पहले हो जाएगा, तो ये 3 पोर्शन में था सवाल। तो 25 से जाएगा, 25 या 75, 80 में से 75 गया, यहाँ बच गया 5, हो गया 50, 25 दूनी 50, 54 पंचे कितना होगा, 50 पंचे हो गया 250, और 4 पंचे 20 यानी 270 धन 32, तो हो जाएगा टोटल 302। 302 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये मान के चलो कि आपके पेपर में आएगा, सरलीकरण से, सिर्फ आपको बोर्ड मास पता है, आपका काम चल जाएगा। चलिए, तो देखो कार्य समय का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पी और क्यू मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है, पी और क्यू है, पी और क्यू मिलकर कर रहे हैं, कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में। फिर उसने बताया है क्यू और आर, क्यू और आर मिलके कर रहे हैं कितने दिनों में, 37.5। 37.5 का मतलब होता है 37 सही 1/2, 37 सही 1/2, यानी 37 दूनी 74, और 1 हो गया अपना 75/2, दशमलव नहीं लिखना है, भिन्न लिखना है, तो यहाँ लिखोगे 75/2। उसके बाद बचा क्या, आर और पी मिलके, आर और पी मिलके काम को करते हैं 150 में, 150 दिन में, ठीक है ना। चलिए, 150 दिन में। अब हमें लेना है एलसीएम, तो कभी भी यहाँ पे भिन्न आ जाए, एलसीएम किसका लेना है, ऊपर वाले का लेना है, इस 2 से घबराने की जरूरत नहीं है, भिन्न को देख के डरना नहीं है, बल्कि खुश हो जाना है। कि बहुत से बच्चे डर जाएंगे, लेकिन हमें नहीं डरना है, क्योंकि आप सीख के जा रहे हैं ये चीजें, है ना, कि वहां दशमलव आ गया डरने लग गए, कैलकुलेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो 30, 75 और 150 का एलसीएम जब लोगे तो 150 ही आएगा, यहाँ पे 30 से जाएगा अपना ये 5 बार, 75 दूनी 150, और उस 2 का गुणा नीचे वाले में करा दो, 2 दूनी 4, कैसे,
75 से भाग करो आप इसमें, 75 दूनी 150, 2 बार उस 2 का गुणा इस नीचे वाले में करा दो, आ गया 2 दूनी 4। कहानी ये है, आपको 150 में भाग कराना है किससे, 75/2 से। तो ऐसा ही होता है भिन्न का भाग, 150 भाग भाग बनता नहीं, बनता है गुणा, और 75/2 से 2/75 हो जाएगा। 75 दूनी 150, 2 दूनी 4। तो ये आपको वहां पे लिखना नहीं है, यहाँ तो मैंने आपको सिखाया है कि भिन्नों का भाग ऐसे होता है। आप कैसे बोलोगे, 75 दूनी 150, 2 दूनी 4। 150 से 150 जाएगा एक बार। अब ये तीनों की क्षमता है 5, 4, 9 और 1 10। लेकिन आप यहां देख पा रहे होंगे कि ये 10 है तो क्षमता तीनों की, लेकिन तीनों ने काम किया है 2 बार। देखो पी भी 2 बार आ गया, क्यू ने भी 2 बार काम किया है, आर ने भी 2 बार काम किया है। यानी ये क्षमता है पी, क्यू और आर की। लेकिन कितने बार, कितने बार, तो 2 बार। जब 2 बार काम करने आते हैं कौन, पी क्यू आर, तब 10 यूनिट काम होता है। तो जब एक बार काम करने आएंगे, एक बार काम करने आएंगे पी क्यू और आर, जब एक बार काम करने आएंगे तो 5 यूनिट काम करेंगे। यानी इसका आधा इस 2 से भाग करा दो। 2 बार में 10 यूनिट काम किए, जब 2 बार काम करने आए, 2 बार पी आया है, देखो यहाँ पे 2 बार क्यू आया है, 2 बार आर, तो भाई 10 यूनिट एक बार आएंगे तो 5 यूनिट काम करेंगे तीनों मिलके। कराना कितना है, कराना है 150। किससे कराना है, तीनों मिलकर, यानी कि तीनों मिलकर एक बार में 5 यूनिट काम करेंगे। 5 से जाएगा, 5 3 15, शून्य की शून्य, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 दिन। ठीक है ना, ये 2 बार काम करते हैं, इसलिए मैंने उसको एक बार किया। चलिए, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। किस धनराशि का, जिस पर ब्याज मिलता है, और जिस धनराशि पर ब्याज मिलता है उसे बोलते हैं मूलधन। वह धनराशि क्या है, वो मूलधन की बात कर रहा है। तो मूलधन है और अपना साधारण साधारण ब्याज है। ठीक है ना, मूलधन है और साधारण ब्याज है। फिर से पढ़ो बात को, साधारण ब्याज उस धनराशि का किसका, धनराशि का। तो जिसका बोलते हैं नीचे वाली संख्या उसके पास लिख दो, धनराशि है 5 और साधारण ब्याज है 2। तो भिन्न को ऐसे पढ़ते हैं, धनराशि का, धनराशि क्या है, मूलधन। तो जिसका बोलते हैं भिन्न में नीचे वाली संख्या उसी के पास ले जाओ, धनराशि का तो 5 है धनराशि, बात खत्म, यानी कि मूलधन, ब्याज है 2। तो 2 रुपए का ब्याज मिलता है, समझना है आपको यहां से बात को। 2 रुपए का ब्याज मिलता है किस पर, 5 पर। लेकिन ये ब्याज है कितने वर्ष का, 20 वर्ष का, 20 वर्ष का। आपसे पूछी है वार्षिक दर, दर हमेशा वार्षिक ही बताना है, इसमें वार्षिक पूछा है देखो, तो वार्षिक मतलब 1 वर्ष की। अब 20 वर्ष का ब्याज 2 रुपए है, समझना बात को, 20 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 रुपए, उसने बताया 2 है। तो 1 वर्ष का कितना है, आप कहेंगे 2/20, बोलो हो गया। और ब्याज मिलता किस पे है, मूलधन पे, तो मूलधन लिख दो नीचे 5। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का। बात समझ रहे हैं ना, 2 रुपए का ब्याज मिला, किस पे मिला, 5 पे, और ये जो 20 है ये भी नीचे लिख दो, देखते ही कर पाओगे, कोई सूत्र नहीं लगाना है। 2 रुपए का ब्याज मिला, किस पे मिला, 5 पर, और ये कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का। तो हमें तो दर चाहिए 1 वर्ष की, तो 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो कराते हैं भाग, एक ही बार में करा दिया। 20 पंचे 100, 100 से 100 गया, आंसर आ गया 2, 2% हमारी दर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। चलिए, और अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं बताते हैं कमेंट बॉक्स में कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चन किए थे। तो भाई आप पढ़ तो रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं पढ़ रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अरे भाई अब कितना जज करोगे, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका भला हो रहा है, आपके साथ साथ मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, है ना। तो कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और बताना भी है कि कितने अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं। ठीक, चलिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, किसका, देखो यहाँ पे दूध है और ये पानी है, इसका अनुपात दे रखा है 2:3। चलो भाई लिख लिया। मिश्रण में थोड़ा दूध मिलाया जाता है, क्या मिला रहे हो, दूध मिलाने दो, तो दूध और पानी का अनुपात हो जाता है 10:3, 10:3।
कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन तो देख लिया, कॉन्सेप्ट क्या है हमेशा याद रखना, कभी नहीं फंसोगे। मिश्रण में क्या है, दूध और पानी। मिला क्या रहे हो आप, दूध। मिला क्या रहे हो आप, दूध। मिलाने दो। अगर आप दूध की मात्रा मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा तो बढ़ेगी मिश्रण में, लेकिन पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। यानी कि पानी की मात्रा का जो अनुपात है दोनों स्थिति में होना चाहिए बराबर। अगर आप पानी मिला रहे हो तो दूध की मात्रा बराबर होनी चाहिए, दूध मिला रहे हो तो पानी की मात्रा बराबर होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम पानी दूध मिला रहे हैं, मिलाने दो, बढ़ेगा। क्या पानी की मात्रा पे फर्क पड़ेगा, आप कहेंगे नहीं, तो देखो दोनों ही स्थिति में क्या है, समान। सर समान नहीं होता तो क्या करते, समान नहीं होता तो बराबर कर लेते, नीचे वाले का गुणा ऊपर, ऊपर का नीचे, बराबर हो जाते, नए अनुपात आ जाते, बस हो गया। कभी नहीं फंसोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, और आना तय है, आएगा जरूर। चलिए, तो देखो पानी 3 था, अब भी 3 है, यानी डायरेक्ट हो जाएगा। दूध की मात्रा 2 थी, अब हो गई है 10, यानी आपने दूध की मात्रा कितनी बढ़ा दी है, 8। अब हमसे पूछा गया है प्रारंभिक मिश्रण की, तो प्रारंभ में मिश्रण कितना है, मिश्रण है 5। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया है, तो प्रारंभिक मिश्रण के का के से ये कहां लिखते हैं, ये संख्या लिखते हैं नीचे। प्रारंभिक मिश्रण के, प्रारंभ में मिश्रण है 5, यानी 5 के आधार पर कितना दूध मिलाया है, दूध मिलाया है 8। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा 200 का, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 20 अट्ठे 160, यानी 8 दूनी 16, शून्य का शून्य, 160% दूध मिलाया है। कोई वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू आपसे पूछेगा नहीं, सिर्फ आपसे पूछ सकता है प्रतिशत, तो हमने बता दिया, ठीक है ना। मिश्रण के, तो प्रारंभिक मिश्रण नीचे लिखो, इसके आधार पर आपने कितना दूध मिलाया है, तो 8 मिलाया है, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत। 20 बार गया, 20 अट्ठे 2 अट्ठे 16, शून्य का शून्य। चलिए, अरविंद एक काम को 20 दिन में, इस तरीके का क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्षमता निकालना है बिना सोचे समझे। अरविंद ने किया है 20 दिन में, और बक्सी ने किया है 22 दिन में। बक्सी ने किया है, एक बक्सी है उसने किया है 22 दिन में, ठीक। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा अपना 220, 20 और 22 का, ये होता है अपना टोटल वर्क, कुल कार्य। 20 के हिसाब से करोगे, शून्य से शून्य गया, 2 से जाएगा 11 बार, यानी कि 11 के हिसाब से होगा, ये अपनी क्षमता है। 22 दिन में 220 यूनिट काम होता है, तो एक दिन में कितना होता है, वही हमारी क्षमता है। तो 22 से जाएगा, 22 एकम 22, शून्य की 10 बार। बे दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो काम होगा 21। काम कितना होगा, काम होगा अपना 21, 11 और 10, कितने दिन काम किया है, 5 दिन काम किया है। तो 21 पंचे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 यूनिट काम हो गया। 120 करना था, 105 कर दिया है, बच गया है 115, यही हमारा शेष काम आ गया। अब पूछा क्या है, तो काम का शेष भाग कितना होगा, तो भाग मतलब होता है भिन्न, भाग करके बताना है, यानी आपको देखो आंसर किसमें बताना है, भिन्न में। तो कितना काम बचा है, 115 बचा है। तो काम का शेष भाग कितना बचा है, काम का, तो काम था कितना, काम तो 220 यूनिट था, तो वो उसने आपसे यही पूछा है कि कितना हिस्सा बचा है, तो 220 में से 115 यूनिट बचा है, यही हमारा आंसर है। इस ऑप्शन में है नहीं तो कटता है, काट लो। 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, बच गया 2, 5 चौके 20, आंसर हो जाएगा 23/44। कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर ए, 23/44 भाग काम का बच गया है, ठीक है ना। चलिए, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1 रुपए में 35 पेन खरीदता है, उसे 1 रुपए में कितने पेन बेचने चाहिए ताकि उसे 40% का लाभ हो। सबसे पहले उठा लो 40%। 40% का मतलब होता है, भिन्न बना लो, 2/5। क्या है ये तो लाभ है। लाभ हो या हानि, लाभ प्रतिशत हो या हानि, नीचे वाली संख्या होती है सीपी, यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 5 रुपए की वस्तु 2 के लाभ पर बेचोगे, बेचोगे 7 में, बेच रहे हो, इसलिए ये है सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब करना क्या है, आपको चेक कर लेना है, अगर दोनों जगह रुपए समान है, लेन देन की राशि समान है, एक ही रुपए में खरीदा है,
एक ही रुपए में बेच रहे हो, तो अनुपात वाली मेथड सबसे बढ़िया मेथड हो जाएगी आपके लिए। यानी कि यहां आपको लिखना है मूल्य। क्या लिखना है? मूल्य। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। यानी कि आपने 5 रुपए की वस्तु खरीदी है और साथ में बेची है। बात ठीक है ना? ये देखो 40% कैसे? 40% 2/5। 5 की खरीदोगे, ये क्रय मूल्य होता है, 2 लाभ हो गया, बेचोगे कितने में? 7 में। और मूल्य अगर आपको पता है तो आपको मात्रा भी पता है। मूल्य का जस्ट उल्टा कर देना है, यानी 7 और 5, ये अनुपात आ गया मात्रा का। बस यहां से अपना क्वेश्चन हो गया। उसने कितने पेन खरीदे थे? 35, ये मात्रा है। हमने कितने पेन खरीदे? 5। नहीं नहीं, ये तो मूल्य है, मात्रा बताना है। हमने 7। बेचोगे कितने? बेचोगे कितने, यही तो पूछा है। कितने पेन बेचने चाहिए? 7। नहीं नहीं, मूल्य नहीं, मात्रा बताना है। कितने पेन बेचोगे? 5। 7 से जाएगा 7, 5 35, 50, 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो मूल्य का अनुपात है ही हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। इसका पलट दो, यानी मात्रा का बन जाएगा, क्वांटिटी का बन जाएगा, पेन का बन जाएगा, है ना? चलिए 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है, कॉन्सेप्ट समझो। रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को, झंडे को, खंबे को, सिग्नल पोस्ट को पार करती है तो वह खुद की लंबाई के बराबर चलती है, और तब कहा जाता है कि ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया। अब हो क्या रहा है? व्यक्ति को तो पार कर रहे हैं, तो ट्रेन भी चल रही है, लेकिन विपरीत दिशा से व्यक्ति भी चल के आ रहा है, उसकी भी चाल है। तो चाल का कॉन्सेप्ट समझ लो, ये तो लंबाई का हो गया। चाल का कॉन्सेप्ट ये है, जब दो दो गतिमान वस्तुएं, ये समझ लो, एक ही दिशा में चलती हैं, समान दिशा में, तब उनकी चालें घट जाती हैं। और विपरीत दिशा में चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं और उसके बाद पार करती हैं। विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो जुड़ने के बाद पार करेंगे, समान दिशा में चल रहे हैं तो घटने के बाद पार करेंगे। तो 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार कर गए, यानी कि चाल, जिस चाल से पार किया है वह चाल थी जुड़ी हुई। यानी इसमें शामिल है व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी 20 सेकंड में, उसने कहा देखो 20 सेकंड में पार कर गए। किसको पार कर गए? व्यक्ति की तो लंबाई होती नहीं, व्यक्ति को पार कर गए हैं, मतलब खुद की लंबाई को पार कर गए हैं, यानी 600 मीटर पार कर गए हैं। तो 20 सेकंड में 600 मीटर चले हैं, यही तो चाल है। चाल बताकर चाल पूछता है, चाल बताकर चाल पूछता है। 20 सेकंड में 600 मीटर, चाल क्या होती है? एक की वैल्यू चाल होती है, एक की वैल्यू चाल होती है। एक सेकंड में कितने मीटर? अरे एक की वैल्यू निकालना है, भाग करा देंगे, यानी कि नीचे आ जाएगा 20, शून्य से शून्य, 2 से जाएगा 30 बार, 30, ये है मीटर। देखो 600 मीटर, ये है सेकंड, ये है प्रति, ये मीटर है, नीचे सेकंड है, 20 सेकंड नीचे है, 600 मीटर ऊपर है, ये प्रति होता है। तो बन गया ना 30 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल है, हमें तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे बनाना है। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जा रहे हो तो बड़ी संख्या यानी 18 का गुणा करा दो, नीचे आएगा 5। जब भी चाल बदलना है याद रखो 18/5, 18 और 5। छोटी यूनिट से बड़ी पे जाना है तो बड़ी संख्या यानी 18 को ऊपर रखो, 5 को नीचे। बड़ी यूनिट किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो छोटी यूनिट का गुणा, मतलब छोटी यूनिट पर आ रहे हो तो छोटी संख्या का गुणा, 5 ऊपर 18 नीचे। फिलहाल मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर बना रहे हो, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जा रहे हो, इसलिए बड़ी संख्या का गुणा 5 से जाएगा 6 बार, 18 छक्के हो गया, 18 छक्के हो गया अपना 108। 108 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आ गई, यही लगा देना है, बिल्कुल नहीं, गलती हो जाएगी। 108 किलोमीटर प्रति घंटे चाल है तो, लेकिन ये है दोनों की, किसकी? दोनों की, है ना? तो इसको आप मतलब पहले भी घटा सकते थे, बाद में भी घटा सकते थे। दोनों की चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसने हमें बताया है रेलगाड़ी की गति, यानी कि किसकी गति? ट्रेन की गति अपनी, ये ट्रेन आदमी की गति से, आदमी ये है अपना, आदमी की गति से 5 गुना है। कितने गुना है? 5। अगर ये 1 है तो ये 5 है, तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ी थी, यानी दोनों की चाल मिलके हो जाएगी 6। उनके हिसाब से दोनों की चाल मिलके 108। देखो दोनों की चाल अपने हिसाब से 6 चाहिए है रेलगाड़ी की, यानी 5 की वैल्यू चाहिए है, तो 6 से जाएगा अपना, ये 6 से जाएगा 18 बार, 18 पंचे हो गया, क्या हो गया? 90
किलोमीटर प्रति घंटे। ये है हमारा आंसर। जल्दबाजी में 108 नहीं लगाना है। 30 मीटर प्रति सेकंड पहले भी बांट सकते थे, यहाँ उनके हिसाब से टोटल 30 मीटर प्रति सेकंड दोनों की चाल, अपने हिसाब से 6 चाहिए क्या, 5 की वैल्यू, 6 पंचे 30, 5 25, तो मीटर प्रति सेकंड आ गई। इसको बदल दो 18/5, 5 से जाएगा 5 बार, 5 25 हो गया, 18 पंचे देखो 90। तो बदलना तो आपको है ही, चाहे आप पहले बदल लो या फिर बाद में बदल लो, है ना। तो इसका ये आपको अनुपात दिया था कि आदमी की चाल व्यक्ति की चाल से 5 गुना है। आदमी 1 है तो ट्रेन है 5, दोनों मिलके होंगी 6। ये दोनों की चाल है, क्योंकि विपरीत दिशा में पहले चालें जुड़ती हैं, फिर व्यक्ति को किया है पार। समझ गए ना। चलिए ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है अपना। इससे क्या पूछा है, वर्ग पूछा है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, 5 का वर्ग निकालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दशमलव में। यानी कि देखो 5 का वर्ग क्या होता है 25, कितना है, कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक बाद। तो अगर आपने वर्ग किया है तो आपने कितने बार गुणा किया होगा, 2 बार। कितने बार गुणा किया होगा, 2 बार। तो अगर 1 अंक के बाद दशमलव है तो आपको लगाना है 2 अंक के बाद, यानी डबल कर देते हैं। समझ रहे हैं ना। यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ लगाना है 2 अंक के बाद। दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो शून्य लगाते हैं। धन 5 का वर्ग हमने लिख लिया होता है 25, यहां है 2 अंक के बाद, तो अब आपको दशमलव लगाना है टोटल 4 अंक के बाद। जब 2 बार गुणा किया है, 2 बार गुणा किया ना, वर्ग जब निकालते हैं तो 2 बार गुणा होता है, तो जब 2 बार गुणा होता है तो अंक क्या हो जाते हैं, डबल। यानी 2 अंक बाद लगा था तो टोटल कितने अंक बाद लगेगा, 4 अंक बाद। तो यहाँ तो भाई 2 अंक है, बाकी के 4 अंक करने हैं, कहाँ शून्य लगा दें, पीछे नहीं, पीछे नहीं लगाते हैं, शून्य लगाना है आपको आगे यहाँ। अब देखो हो गया 4 अंक, यहाँ दशमलव लगा दो, बस इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो आ जाएगा अपना 25 25। देखो अब जोड़ते जिन पे नहीं बनता है, देखो कैसे, 0.25, ये दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, 0.0025। अब जोड़ दो, देखो 25 25, दशमलव के नीचे दशमलव, शून्य का शून्य, कहाँ है भाई 25 25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो 2 अंक बाद क्यों, मतलब यहाँ 1 अंक बाद है तो वर्ग करोगे तो टोटल आएगा 2 अंक बाद। यहाँ 2 अंक बाद है, वर्ग कर रहे हो यानी 2 बार गुणा करा रहे हो, तो 2 का डबल क्या होता है 4, तो टोटल आएगा 4 अंक के बाद दशमलव। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत से लोगों को आती होंगी, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कुछ भी लगा के आ जाते हैं ना, ऐसा नहीं करना है। चलिए मिलना आपको नंबर उतना ही है जितने आपको बाकी क्वेश्चन के अंक मिलेंगे ना, इसका भी वही मिलना है, चाहे क्वेश्चन आसान हो या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बनाना आपको सभी क्वेश्चन है वहां पे। ठीक है ना। चलिए 35 कर्मचारियों की औसत आयु के रुपए है। अब के क्या होता है, के कोई रुपए थोड़ी होता है, यानी उसने बता दिया कि कुछ ना कुछ तो है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत 19,000 रुपए हो जाता है। औसत, नया औसत क्या हो गया है, औसत आय 19,000 रुपए। तो पहले कितने कर्मचारी थे, 35, प्रबंधक को शामिल करोगे तो हो जाएंगे 36, और औसत हो गया है 19,000। औसत का मतलब होता है हर एक, यानी हर एक की आय 19,000 है, और ऐसे 36 लोग हो गए, 35 तो कर्मचारी थे, मैनेजर को भी शामिल कर लिया है। तो गुणा करा के आप निकाल सकते हैं कुल। कुल इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि हमें पिछला औसत नहीं मालूम है ना। तो पहले हम इनका योगफल निकाल लेते हैं। तो हर एक, औसत मतलब हर एक की आय 19,000 है, और ऐसे 36 लोग हैं, गुणा करा दो, 19 छक्के 114, यहाँ आ जाएगा अपना 11, 19 तिया 57 और 1 58 और 10 हो गया 68, 3 शून्य का 3 शून्य लगा दोगे, ये कुल आय हो गई। कुल यानी कि आपको अगर औसत मालूम है तो आप योगफल बता सकते हो। अब इसमें से 54,000 रुपए तो किसकी आय है, प्रबंधक की। अब आपसे के का मान पूछा है, मतलब पिछला औसत, तो पिछला योगफल निकाल लो ना। ये 36 लोगों की आय है, ये कितने लोगों की आय है, 36। अब इसमें से अगर आप एक यानी कि प्रबंधक वो निकाल दोगे, यानी कि मैनेजर को आप निकाल दोगे इसमें से, ये एक मैनेजर है, मैनेजर को अगर आप निकाल दोगे तो मैनेजर की आय उसमें दी है, मैनेजर की आय कितनी है 54,000। इसमें से अगर हम 54,000 निकाल देंगे, एक व्यक्ति यहां से निकाल देंगे, तो व्यक्ति कितने बचेंगे 35। एक व्यक्ति कौन है, ये मैनेजर। तो 684 में से 54,000 अपना चला जाएगा,
4 से 4 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 6 का 6 और 3 जीरो के 3 जीरो आपको लगा देना है। तो 6,30,000 ये जो कुल आ रहा है ये कितने लोगों का है? 35। तो 35 लोगों की कुल आय है 6,30,000। तो 35 का औसत क्या था के, यही के तो आपको बताना है, मतलब आपको 35 लोगों का औसत बताना है। तो 35 लोगों की कुल आय 6,30,000, तो औसत मतलब हर एक की आय कितनी है? 6,30,000 बटे 35। अब 35 का पहाड़ा नहीं मालूम है तो भाई 7 का पढ़ लो, 7 से जाएगा देखो 5 बार, 7 नाम 63, 4 जीरो है यहाँ पे, है ना। फिर 5 से जाएगा ये, 5 से जाएगा अपना 18 बार, 3 शून्य का 3 शून्य, यानी कि औसत आ गया है 18,000। ऑप्शन नंबर बी, 18,000 रुपए औसत है, पिछला औसत पूछा है। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस वर्ष भी आ सकते हैं। तो देखो 2.3 के ऊपर बार, बार का मतलब होता है जब कोई क्वेश्चन, मतलब जब आप भाग करते हैं और आपने देखा होगा कोई मतलब संख्या दशमलव के बाद रिपीट होती जाती है, तो जब रिपीट होती जाती है उस संख्या के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। तो कैसे करना है? देखो ये आपको दिख रहे हैं दशमलव के पहले जो आप देख रहे हैं ये होते हैं पूर्णांक, यानी कि इसको पहले आप हटाएं। कैसे हटाते हैं? 2, यहां आपको लगा देना है धन, क्योंकि जब आप इसको हटाते हैं, इसको पहले हटाने का नियम समझो, इसको हटाते हैं 3, 3 के ऊपर बार है तो जिस संख्या के ऊपर बार होता है, जितने अंकों के ऊपर बार होता है उनके बदले आ जाता है 9। तो दशमलव के बाद तो एक ही अंक है, यानी 3 बार हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 9। इसके आगे क्या है? 2 है, यानी आपको यहाँ ऐसा 2 लिख देना है। बीच में है अपना धन, यहाँ 4 और दशमलव हटाओगे तो देखो भिन्न ही बनेगी, यानी 3 लिखना है। 3 के ऊपर बार है, एक ही अंक है, तो जितने अंकों के ऊपर बार होता है उसके बदले 9 आ जाता है। तो इस तरीके से भिन्न बन जाएगी और भिन्नों को जोड़ना और घटाना आपको आता ही होगा। यानी कि पूर्णांक में आप क्या जोड़ लो? पूर्णांक जोड़ लो, जोड़ने का बोल रहे हैं। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ अपना 3 और 3 मतलब नीचे की संख्या एक समान है, अगर समान है तो भिन्न जुड़ जाती है, बची भिन्न। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 और नीचे हो गया 9। कटता है तो काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और बस इसको हल कर दो। 3 6 18 और 2 हो गया अपना 20/3, 20/3 यही हमारा आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आसान से क्वेश्चन होते हैं। ऐसे हम और क्वेश्चन अपनी सीरीज में ऐड कर लेंगे ताकि जिन बच्चों को जैसे नहीं भी आता है तो उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपनी आज की ये सीरीज 12 क्वेश्चन वाली यहाँ पे आज की सीरीज समाप्त होती है और ऐसे ही और क्वेश्चन लेके आएंगे हम कल। लेकिन आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाना है, पिछले जो क्वेश्चन है उनका रिवीजन करते जाना है, तो जरूर आपको इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए मेहनत करते रहिए, हम मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।